एक सवाल है मेरे मन में कि गाड़ियों में गियर्स क्यों होते हैं? क्या बिना गियर से गाड़ी नहीं बन सकती? क्या फायदा मिलता है गियर्स को लगा के? अच्छा चलिए, एक बार को मान लें कि गियर्स जरूरी है गाड़ी में। तो गाड़ियों में कितने गियर होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गियर्स भी होते हैं गाड़ियों में तो क्या एक दो गियर से काम नहीं चल सकता? इतने सारे गियर्स की जरूरत क्या है? अगर मैनुअल गाड़ी की बात करूं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियां होती हैं, उसमें गियर हमें खुद चेंज करना पड़ता है। पहले हम क्लच क्लच प्रेस करते हैं, फिर गियर चेंज करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी हो तो उसमें ऑटोमेटिकली गियर चेंज होते हैं, लेकिन गियर्स होते जरूर हैं, चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी हो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, हम यही डिस्कस करेंगे कि गियर्स की क्या जरूरत है, और जरूरत है इतने सारे गियर्स की क्यों जरूरत है। गियर्स की जरूरत को समझने के लिए एक गाड़ी में सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक गाड़ी का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। एक गाड़ी बेसिकली मोटे मोटे तौर पे किन चीजों से बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाड़ी में सबसे पहले एक इंजन होता है। अब ये जो इंजन है, ये पेट्रोल इंजन हो सकता है या एक डीजल इंजन हो सकता है। तो इस इंजन से एक शाफ्ट जुड़ा होता है। ये शाफ्ट क्या है? शाफ्ट को आप समझ सकते हैं, सिंपली एक रॉड हो सकता है, जो एक सर्कुलर रॉड होगा, उसको आप एक शाफ्ट समझ सकते हैं। इंजन का काम क्या होता है? इस शाफ्ट को या इस रॉड को कहूं, गोल घुमाना। तो एक इंजन एक रॉड को, एक शाफ्ट को ऐसे गोल घुमाता है सर्कुलर मोशन में। उसके बाद ये जो इंजन शाफ्ट है, इसको मैं कह सकता हूं ये इंजन शाफ्ट। अब ये जो इंजन शाफ्ट है, ये जुड़ा होता है क्लच और गियर सिस्टम से, और ये फिर गियर सिस्टम से बाहर निकलता है हमारा आउटपुट शाफ्ट। अब ये आउटपुट शाफ्ट भी आप समझ लीजिए, एक जैसे यहाँ पे एक इंजन रॉड है, एक इंजन शाफ्ट है, एक इंजन रॉड है, जो कि हमारे क्लच गियर सिस्टम से मिला हुआ है। वैसे ही एक आउटपुट शाफ्ट, एक आउटपुट रॉड है, जो फाइनली हमारे टायर से जाके व्हील्स से जाके मिला होता है। तो बेसिकली काम कुछ ऐसे करता है एक कार का इंजन, कि इंजन है, इंजन इस इंजन शाफ्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। क्लच और गियर सिस्टम कुछ तो करते हैं, क्या करते हैं ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ये क्लच और गियर सिस्टम इस आउटपुट शाफ्ट को भी रोटेट करते हैं, और ये आउटपुट शाफ्ट फिर जुड़ा होता है हमारे व्हील से। अब ये आउटपुट शाफ्ट जब रोटेट होता है, तो हमारे व्हील्स के जो रोड्स हैं, जो व्हील के अपने शाफ्ट्स हैं, ये भी रोटेट होते हैं। और फाइनली इस ये जब ये शाफ्ट रोटेट होता है, व्हील का शाफ्ट रोटेट होता है, तो हमारे व्हील्स भी रोटेट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हमें इस क्लच और गियर सिस्टम्स की क्या जरूरत है। तो एक बार को देख लेते हैं कि अगर ये क्लच और गियर सिस्टम ना हो तो क्या होगा। तो इसको मैं एक बार को साइड कर देता हूं, क्लच और गियर सिस्टम। और इस इंजन शाफ्ट जो इनपुट शाफ्ट है और ये जो आउटपुट शाफ्ट है, इसको मैं आपस में जोड़ देता हूं। अगर मैं यहां से इंजन सिस्टम और जो क्लच सिस्टम है वो निकाल दूं, तो क्या होगा? ये अपना इंजन है, ये इस रॉड को घुमाएगा, रॉड को एक सर्कुलर मोशन देगा। और ये सेम रॉड है, तो यहां भी वही सेम सर्कुलर मोशन होगा। और जो अपना व्हील का शाफ्ट है, इसके पास भी एक सर्कुलर मोशन होगा। और फाइनली जो हमारा व्हील है वो भी रोटेट करेगा। आगे बढ़ने से पहले हमें दो टर्म अच्छे से समझ लेना है। पहला टर्म हो गया अपना आरपीएम क्या होता है, और दूसरा टॉर्क क्या होता है। तो देखिए, आरपीएम, आरपीएम वर्ड आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। गाड़ी के इंजन में भी, जब आप गाड़ी का जो आगे का आपका डिस्प्ले होता है उस पर भी आरपीएम होता है। तो आरपीएम आपने कई बार सुना होगा, या गाड़ी में जो रीडिंग होती है उसमें भी देखा होगा कि आरपीएम करके कुछ तो एक मीटर होता है। अब इस आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब रिवॉल्यूशंस पर मिनट का मतलब क्या होता है कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो आरपीएम सिर्फ इंजन का नहीं होता है, आरपीएम हर एक उस गोल चीज का होगा जो घूमती है। तो आरपीएम बेसिकली स्पीड बताता है किसी भी गोल घूमने वाली चीज का। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं, अब एक गाड़ी है, आपको गाड़ी की स्पीड बतानी है, तो आप क्या बताएंगे? 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में ये 30 या 40 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो एक लीनियर डिस्टेंस कवर करती है एक गाड़ी, तो आप उसका एक स्पीड बताते हैं। लेकिन अब सपोज करिए एक चीज है जो एक ही जगह पे है, और वो गोल घूम रही है। वो गोल चीज कितने स्पीड में गोल गोल घूम रही है, उसका स्पीड आप कैसे बताएंगे? तो उसका स्पीड हम बताएंगे आरपीएम से, यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट। रिवॉल्यूशंस का मतलब होता है एक चक्कर काटना। धरती की क्या स्पीड है उसको भी हम लोग आरपीएम से निकालेंगे। गाड़ी का इंजन का क्या स्पीड है उसको भी हम आरपीएम से निकालेंगे।
गाड़ी का पहियों का क्या स्पीड है उसको भी हम आरपीएम से निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इंजन का आरपीएम और जो गाड़ी के पहिए हैं व्हील्स का उसका आरपीएम दोनों अलग अलग चीजें हैं। गाड़ी का पहिया किसी और स्पीड में घूमेगा, इंजन किसी और स्पीड में चलेगा, तो दोनों का आरपीएम अलग अलग होगा, उसकी दोनों की वैल्यूज हमेशा अलग रहेगी। तो एक रिवॉल्यूशन होता है किसी भी गोल चीज को एक चक्कर लगाना। धरती अगर एक चक्कर लगाती है तो उसको बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। गाड़ी का पहिया एक रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, तो उसको बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट के अंदर कोई भी गोल चीज कितनी बार चक्कर लगा लेती है उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अगर कोई गोल चीज एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर ऐसे करके 30 चक्कर लगाती है 1 मिनट के अंदर, तो हम बोलेंगे उसका स्पीड है 30 आरपीएम, यानी 30 रिवॉल्यूशन ले रही है वो 1 मिनट के अंदर। दूसरा अपना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखिए, फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो टॉर्क उस चीज को बोलते हैं कि कितना ताकत लग रहा है किसी चीज को हमें गोल घुमाने में। अब जैसे आपके पास एक सामान है, आपको धक्का देना है, आप उसको कितना फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स हो गया। आपने किसी चीज को लीनियर मोशन दिया, मतलब यहां से धक्का मार के वहां तक भेजा, तो उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एक ताकत अप्लाई करेंगे। वैसे ही कोई चीज स्थिर है लेकिन आपको उसको गोल घुमाना है, तो उस पर कितना ताकत अप्लाई करेंगे, तो वो टॉर्क से निकलता है। ये तो हो गया फिजिक्स के टर्म में बात। अब गाड़ी के टर्म में भी बात कर लेते हैं, टॉर्क का क्या मतलब हुआ। तो टॉर्क का क्या मतलब होता है कि एक गाड़ी के इंजन की कितनी क्षमता है उस गाड़ी को खींचने में। ये कब काम आता है? अगर चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ानी है तो हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिसका टॉर्क हाई हो, ताकि वो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींच सके। अब सपोज दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ती है, एक पूरा चढ़ाई कंप्लीट करती है 10 सेकंड के अंदर, और दूसरी गाड़ी है वो सेम चढ़ाई कंप्लीट करती है 15 सेकंड के अंदर। यानी कि जो गाड़ी कम से कम समय ले रही है एक पर्टिकुलर चढ़ाई को पूरा करने वक्त, इसका मतलब उस इंजन का टॉर्क ज्यादा है। जिस इंजन का टॉर्क ज्यादा होगा वो उतने अच्छे से गाड़ी को खींच पाएगी कम से कम समय में। टॉर्क, इंजन के टॉर्क का मतलब होता है कि वो गाड़ी को खींचने की कितनी क्षमता रखता है। इसलिए एक्सीलरेशन भी टॉर्क पर डिपेंड करता है। अगर मैं 10 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं और मैं 10 से 100 की स्पीड में पहुंचना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, तो मुझे क्या चाहिए? इंजन में ज्यादा टॉर्क चाहिए। अगर मैं 10 सेकंड में 10 से 100 की स्पीड में पहुंच सकता हूं, और दूसरी गाड़ी है जो 15 सेकंड में 10 से 100 की स्पीड पहुंचती है, इसका मतलब जो दूसरी गाड़ी है जिसने 15 सेकंड लिया 10 से 100 की स्पीड में पहुंचने में, उसका टॉर्क कम है उस गाड़ी के तुलना में जिसने सिर्फ 10 ही सेकंड लिया 10 से 100 की स्पीड में पहुंचने में। तो टॉर्क हमें गाड़ी को खींचने में हेल्प करता है, जिससे जिसका दूसरा मतलब हुआ गाड़ी कितना एक्सेलरेट कर पाएगी, कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर पाएगी, वो टॉर्क बताता है। अच्छा, एक और चीज है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि गाड़ी जब स्टेशनरी मोशन में होती है और उसको एक स्टेशनरी मोशन से किसी पर्टिकुलर स्पीड पे लेके जाना है, यानी गाड़ी को स्टार्ट करना है, मूव करना है, यानी कि गाड़ी को स्थिर पोजीशन से यानी 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मुझे गाड़ी को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ले जाना है, तो उसमें इंजन को काफी मेहनत लगती है। अगर गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही है और उसको 10 की स्पीड में ही चलते रहना है, अगर गाड़ी 30 की स्पीड में चल रही है उसको 30 की स्पीड में ही चलते रहना है, तो इंजन को उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी के पास अपना एक मोमेंटम होता है। अगर आपकी गाड़ी 30 की स्पीड में चल रही है और वो 30 की स्पीड में ही चलते ले जाना है, तो गाड़ी आधा काम तो अपने मोमेंटम से ही कर देती है, तो इसमें इंजन को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गाड़ी को इसकी स्पीड बढ़ानी है, 30 से 60 करना है या 0 से 60 करना है, गाड़ी के इंजन को इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा टॉर्क देना पड़ता है, ज्यादा खींचना पड़ता है गाड़ी को। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, चलती गाड़ी को चलाते रहने में उतना मेहनत नहीं लगता है जितना खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करने में लगता है, क्योंकि इस खड़ी गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा पूरा ताकत इंजन को लगाना पड़ता है, और चलती गाड़ी को सिर्फ चलते रहने देना है, तो उसमें आधा काम तो मोमेंटम ही कर देती है गाड़ी का। तो अब चूंकि हमने दो चीजें समझ ली हैं, पहला आरपीएम जो कि किसी भी चीज के गोल घूमने की स्पीड बताता है, और दूसरा टॉर्क यानी कि वो डिफाइन करता है कि गाड़ी को खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो वापस से अपने ब्लॉक डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ देखिए, इंजन क्या कर रहा है? इंजन इस रॉड को घुमा रहा है। वैसे ये इंजन कोई भी इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है। पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है और डीजल इंजन कैसे काम करता है, ये हमने इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा एक पेट्रोल इंजन इंजन और एक डीजल इंजन कैसे काम करता है। वापस यहाँ पे देखिए, ये इंजन जो है इस इंजन शाफ्ट को चला रहा होता है। ये इंजन एक इंजन शाफ्ट को कैसे चलाता है, ये भी हमने इस वीडियो पे में डिस्कस कर रखा है। तो जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। वैसे मैं एक ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ कि एक इंजन शाफ्ट को कैसे घुमाता है। तो मैंने इंटरनेट से कुछ वीडियोस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो जरा ये वीडियो देखिए। इस पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक इंजन लीनियर मोशन में ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, और वो कैसे अपने लीनियर मोशन को एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं अब कैसे एक इंजन का सिलेंडर का पिस्टन ऊपर नीचे करता है लीनियर मोशन में, और कैसे वो अपने लीनियर मोशन को
एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा होता है। तीसरा वीडियो भी देख लीजिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे ये पिस्टन लीनियर मोशन में ऊपर नीचे करता है। खूब सारे पिस्टन है एक गाड़ी में, 3 सिलेंडर की गाड़ी हो सकती है, 4 सिलेंडर की गाड़ी हो सकती है, और कैसे उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे करता है लीनियर मोशन में, और कैसे वो एक रॉड को, एक शाफ्ट को, यानी इंजन शाफ्ट को कैसे सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है। अब हमें ये तो पता चल गया ये इंजन है, और ये इंजन कैसे इस अपने इंजन शाफ्ट को, इस रॉड को कैसे रोटेट करता है। ड्राइवर जो अपने सामने वाले डिस्प्ले में देखता है कि गाड़ी की कितनी कितना आरपीएम है, वो ये रॉड ही होता है जिसके बारे में वो बताता है। यानी ये रॉड कितनी तेजी से गोल गोल घूम रहा है, ये उसी का स्पीड हमें अपने डिस्प्ले में, आपको अपने सामने वाले डायल में दिखता है कि आरपीएम क्या है। तो इंजन का आरपीएम सपोज जैसे अब 6000 आरपीएम है, हम गाड़ी चला रहे हैं और इंजन का जो आरपीएम शो हो रहा है मीटर में वो 6000 आरपीएम हो रहा है। 6000 आरपीएम का मतलब क्या हुआ कि 6000 रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 मिनट के अंदर इस शाफ्ट का। तो वो इसी शाफ्ट का रिवॉल्यूशन का स्पीड हमें बता रहा होता है सामने वाले डिस्प्ले में, जो पे आरपीएम लिखा होता है। आप जाके गाड़ी स्टार्ट करिए न्यूट्रल पे, ठीक है, गाड़ी को चलाइए, बस इंजन स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका इंजन एक सर्टेन आरपीएम पे आकर रुका रहेगा। वो होता है आइडियल आरपीएम, यानी जब इंजन आइडल कंडीशन में होता है, यानी इंजन अभी गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी रुकी हुई है, इंजन बस स्टार्ट है, तो उस टाइम आरपीएम होता है वो 1000 के आसपास का होता है। यानी 1000 आरपीएम जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी, गाड़ी चल नहीं रही होगी, तो गाड़ी का आरपीएम 1000 के आसपास होगा। तो अगर ये इंजन इंजन शाफ्ट को, इस इंजन रॉड को 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, तो ये भी 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा, क्योंकि बीच में तो हमने क्लच और गियर सिस्टम को हटा दिया है। अब ये 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो व्हील का जो रॉड है, व्हील का जो शाफ्ट है, वो भी 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा। अब ये रॉड 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा, तो ये व्हील भी 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो यहां पे हमें अपना पहला डिसएडवांटेज मिल गया है क्लच और गियर सिस्टम को हटाने का। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 1000 आरपीएम के स्पीड में ये शाफ्ट रोटेट करेगा, 1000 आरपीएम के स्पीड में ये शाफ्ट रोटेट करेगा, और 1000 आरपीएम के स्पीड में आपका जो व्हील है वो चलना की कोशिश स्टार्ट कर देगा। यानी कि इंजन स्टार्ट करते ही गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अभी गियर होता है आपके पास, तो आप इंजन स्टार्ट करके खड़े रह सकते हैं न्यूट्रल पे, लेकिन अगर आपके पास गियर नहीं होगा, जैसे ही इनपुट इंजन का इनपुट शाफ्ट आपके व्हील के शाफ्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, इनपुट शाफ्ट घूमेगा, आउटपुट शाफ्ट उसके साथ चूंकि कनेक्टेड है वो भी घूमेगा, और व्हील भी घूमने लगेगा, यानी कि इंजन स्टार्ट करते ही गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इससे हम लोग आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, प्रॉब्लम विदाउट गियर्स। तो पहला प्रॉब्लम जो हमें मिलता है, वो मिलता है इंस्टेंटेनियस व्हील रोटेशन एट इंजन स्टार्ट। यानी कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, वैसे ही इंस्टेंटेनियसली गाड़ी का जो पहिया है, गाड़ी का जो व्हील है, वो भी इंस्टेंटेनियसली रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपका जो इंजन है वो 1000 आरपीएम के स्पीड में आइडल कंडीशन पे रहता है। अब ये 1000 रहेगा, ये भी 1000 रहेगा, ये भी 1000 रहेगा, और आपका व्हील भी 1000 आरपीएम के स्पीड में घूमना चालू कर देगा। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आरपीएम और टॉर्क पे नजर मारते हैं। देखिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी स्टेशनरी, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है और वो स्टेशनरी है। अब आपका काम है उस गाड़ी को 0 के स्पीड से 40 के स्पीड में ले जाना, जल्दी से जल्दी। हो सकता है कि कोई गाड़ी 0 से 40 के स्पीड को अटेंड करने में 6 सेकंड ले। जिस गाड़ी का टॉर्क और ज्यादा होगा, हो सकता है वो गाड़ी 5 सेकंड ले। जिसका टॉर्क और ज्यादा होगा, हो सकता है वो 3 सेकंड ले। तो अगर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका इंजन का टॉर्क बहुत हाई है, तो 2.5 सेकंड ले लेगी, और क्या। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाड़ी 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड 1 सेकंड के अंदर पूरा कर दे। होने को तो हो सकता है, लेकिन आपको वैसा इंजन बनाना पड़ेगा ना, जो एक ज्यादा टॉर्क दे, इतना टॉर्क दे कि वो 1 सेकंड में 0 to 40 का स्पीड अटेंड कर सके। क्या इतना बड़ा इंजन बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन एक गाड़ी का एक लिमिटेड साइज है, आपको उसी गाड़ी के साइज के अंदर एक इंजन फिट करना है। तो आपके पास लिमिटेशन है कि आप इससे बड़ा इंजन नहीं बना सकते। तो आप गाड़ी में उतना बड़ा इंजन नहीं डाल सकते, और डालना फिजिबल भी नहीं है कि आप एक ऐसा इंजन बनाए जिसका इतना ज्यादा हाई टॉर्क हो कि वो 1 सेकंड के अंदर 0 to 40 की स्पीड अटेंड कर ले। तो आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसा इंजन आप नहीं बना सकते, इतने एक छोटा इंजन, या अभी तक हमने नहीं बना, हम लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं एक ऐसा इंजन जो उस एक लिमिटेड साइज का भी हो,
और उसका इतना हाई टॉर्क हो कि वो 0 to 40 के स्पीड अटेन कर ले 1 सेकंड के अंदर। अब चूंकि आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो 0 to 40 का स्पीड 1 सेकंड में कवर कर ले, तो ये वापस चलते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम की तरफ। यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चलो, हमारा पहला प्रॉब्लम था तो ये था कि जैसे इंजन स्टार्ट होगा वैसे अपना पहिया भी गोल गोल घूमना चालू कर देगा। तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो अपना पहिया कौन सी स्पीड में घूमना चालू कर देगा, और इसलिए अगर हमारा 1000 आरपीएम आइडल इंजन स्पीड है तो ये 1000 आरपीएम में चलेगा। लेकिन अगर पहिया 1000 आरपीएम पे चलेगा तो फिर गाड़ी का क्या स्पीड रहेगा, वो जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक सरकमफेरेंस क्या होता है। देखिए, सरकमफेरेंस का सीधे सीधा मतलब होता है कि गोल चीज को कि अगर आप चक्कर लगाओ तो वो कितना डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर मैं बॉल लूं और बॉल को एक मेजरिंग टेप से, एक फीते से नापूं यहां से यहां तक, तो जो वैल्यू मिलेगी वो उसका सरकमफेरेंस होगा। अगर मैं यहाँ पे एक गोल सी चीज ड्रॉ करूं, सपोज मैं एक बॉल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉल को खोल देता हूं, ऐसे करके मैंने खोल दिया इस बॉल को। तो ये कुछ इस ऐसे करके खुल गया। तो ये जो आपको आएगा, वैल्यू जो आपको आएगी, ये होगा उसका सरकमफेरेंस। यानी किसी भी गोल के सरकमफेरेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। यानी कि अगर ये गोल सी चीज एक रिवॉल्यूशन करती है, यानी एक चक्कर लगाती है, तो वो एक सरकमफेरेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है। तो अभी हमने यहां ऊपर देखा कि इंजन जैसे ही स्टार्ट होगा, ये जो पहिया है ये 1000 आरपीएम की स्पीड को अटेंड करने की कोशिश करेगा। यानी कि वो जो व्हील है अपना, 1 मिनट में अपना जो व्हील है वो 1000 रिवॉल्यूशंस लेगा। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में अगर ये पहिया, एक जो व्हील है, 1000 रिवॉल्यूशंस लेगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। उसको निकालने के लिए सीधे सीधे बात है, हमें उस व्हील का सरकमफेरेंस जानना होगा। तो 1000 रिवॉल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाई उसका सरकमफेरेंस। अगर हम 1000 को उसके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन एक सरकमफेरेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 1000 रिवॉल्यूशंस 1000 इंटू एक सरकमफेरेंस होगा। अब इसका सरकमफेरेंस निकालना है हमें, तो 1 मिनट में 1000। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 3.14 इंटू डायामीटर, उस गोल चीज का डायमीटर। अब उस गोल का डायमीटर क्या होगा, एक गाड़ी में 14 इंच के टायर्स होते हैं, एक गाड़ी में 15 इंच के टायर होते हैं, एक गाड़ी में 16 इंच के टायर होते हैं। तो वो इंच, ये तो डायमीटर हो उस व्हील का। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, अब सपोज मैं यहां पे कर लेता हूं कि हमारी गाड़ी में 15 इंच का टायर है, मल्टीप्लाइड बाई 15 इंच। यानी कि ये जो गाड़ी है, ये जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा 1000 आरपीएम पे, यानी एक एक मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन, तो ये गाड़ी जो है 1 मिनट में इतना इंच चलेगी। अब चलिए इस तीनों वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये निकल के आता है 47,100 इंच। यानी क्या स्पीड रहेगा गाड़ी का, 47,100 इंच पर मिनट की स्पीड रहेगी गाड़ी की। अब इंच पर मिनट को हमने चेंज करना है सीधा किलोमीटर पर आवर में। तो अगर 1 मिनट में कोई चीज 47,100 इंच ट्रेवल करती है 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना करेगी, 47,100 इंटू 60 इंच। यानी कि 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 47,100 इंटू 60 इंच। अब इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो इंच को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वो आएगा अपने पास 71 किलोमीटर। 1 घंटे में 71 किलोमीटर। तो वापस यहां पे अगर मैं देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंजन इसको 1000 आरपीएम पे घुमाएगा, ये व्हील 1000 आरपीएम पे घूमेगा, और जो गाड़ी है उसकी स्पीड रहेगी 71 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, पहिया इतनी तेज घूमेगा कि गाड़ी 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करना चाहेगी। या फिर मैं यूं कहूं, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियसली, तुरंत इंजन जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना चाहती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि इतना पावरफुल इंजन अभी हमारे पास नहीं है गाड़ी में लगाने के लिए, तो 0 to 40 आवर की स्पीड अटेन कर सके 1 सेकंड के अंदर। तो ये तो 0 to 70 आवर अटेंड करना चाहती है 1 सेकंड से भी कम टाइम में, यानी कि तुरंत। तो ऐसे में हुआ क्या, गाड़ी चाहती है कि मैं 0 to 70 किलोमीटर 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड करूं, यूं। लेकिन हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं है, तो इंजन हार मान के बंद पड़ जाएगा। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाड़ी में जाइए, इंजन स्टार्ट करने से पहले अपने गियर को फोर्थ गियर में लगाइए। फोर्थ गियर में लगाने के बाद इंजन को स्टार्ट करिए। देखिए, गाड़ी झटका खा के रुक जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी गाड़ी एक ऐसा स्पीड अटेन करना चाहती है तुरंत, जितना आपका इंजन उतना कैपेबल नहीं है, तो इंजन बंद पड़ जाता है। ऐसे में हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है इम्पॉसिबल टू मेक द कार मूव। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, दूसरा प्रॉब्लम भी क्लियर हो चुका है कि गाड़ी बंद पड़ जाएगी, यानी गाड़ी को इंस्टेंटेनियसली जब गाड़ी मूव करना चाहेगी उतना पावर उस इंजन के पास नहीं होगा और गाड़ी हमारी बंद पड़ जाएगी, गाड़ी को आगे बढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, जिसपे जाके आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको देखना अच्छे लगता है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से होगा यही कि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलेगा कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में हमें एक सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। तो टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो पहला तो यही हो गया कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, गाड़ी तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, वो इतनी स्पीड में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी कि आपका गाड़ी बंद पड़ जाएगा। तो तीसरा प्रॉब्लम है, जो कि मैं रिवील कर देता हूं, वो है रिवर्स गियर वुड नॉट बी पॉसिबल। अभी आपके पास मैनुअल गाड़ी हो या ऑटोमेटिक गाड़ी हो, आप रिवर्स गियर लगाते हैं और गाड़ी पीछे जाती है। लेकिन एक बार यहां देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा इसका आंसर। साइकिल तो आप सबने चलाई होगी। जब आप साइकिल का पैडल आगे की तरफ मारते हैं, तो साइकिल आगे की तरफ जाती है। जब साइकिल का पैडल पीछे की तरफ मारते हैं, तो साइकिल पीछे की तरफ क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो वाई लिख के छोड़ दीजिएगा, वाई क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ दीजिएगा। नहीं पता है तो, और पता है तो जवाब दे दीजिएगा। आपका जो इंजन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अभी तक हमारे पास जितने इंजन हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अपने इंजन शाफ्ट को घुमाते हैं। यानी ये रॉड हमेशा इसी डायरेक्शन में घूमता है। ऐसा नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में भी घूमता है और रिवर्स में इस डायरेक्शन में घूमता है। चाहे रिवर्स हो या कोई भी गियर हो, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में ही घूमता है। वो तो जो गियर्स है अंदर के, वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि जब आप रिवर्स गियर लगाए, तो ये तो इसी डायरेक्शन में घूमे, लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में घूमने लगे, ताकि पहिया आपका पीछे घूमने लगे। तो अगर आपके पास गियर्स नहीं होंगे तो ऐसा सेटअप बनाना मुश्किल है कि अगर आपका इंजन शाफ्ट इस डायरेक्शन में हो और ये इस डायरेक्शन में घूमने लगे, तो ऐसा बिना गियर्स का ऐसा सेटअप बनाना मुश्किल है। इसलिए आपकी गाड़ी कभी रिवर्स नहीं जा सकती बिना गियर्स के। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना देखा है कि गियर्स के बिना गाड़ी क्यों नहीं बनाई जा सकती और गियर्स क्यों जरूरी है लगाना। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में, यानी ठीक अगले वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि गियर्स इतने सारे क्यों होते हैं, क्यों एक या दो गियर से काम नहीं चल सकता, 4 5 6 7 8 9 10 इतने गियर की क्यों जरूरत होती है, और गियर से स्पीड कैसे चेंज होता है, क्यों हम फर्स्ट गियर पे 100 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, क्यों हम फिफ्थ गियर में गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों हमें एक्सेलरेशन लेने के लिए गाड़ी के जो गियर है उसको कम करना पड़ता है, क्यों हमें स्पीड बढ़ाने के लिए गाड़ी का गियर आगे ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। हम फर्स्ट गियर पे 100 की स्पीड में चला नहीं सकते। हमें अगर चढ़ाई चढ़नी है तो हम फोर्थ गियर में चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, हमें गियर कम करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह दिखा देना चाहता हूं कि हम आने वाले वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों मल्टीपल गियर्स रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हमें गियर्स इतने सारे चाहिए तो हमें क्लच क्यों चाहिए, क्लच ऐसा क्या काम करता है गियर्स के साथ मिलके, क्लच की ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि हमें क्लच लगाना पड़ा। और जो आखिरी चीज जो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे, अब चूंकि हम लोग क्लच के बारे में समझ चुके होंगे, तो हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ये तीनों वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है। तो उसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।